प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। एक सम चतुर्भुज है, इसका परिमाप कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं द एरिया ऑफ रोम्बस इज, तो इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए समझते हैं क्या है बच्चों। रोम्बस क्या होता है? पीछे आपने खूब अच्छे से समझा। रोम्बस मतलब इस तरीके की रचना होती है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये रोम्बस है, इसकी हर साइड इक्वल होती है। अगर ये साइड ए है तो ये भी क्या है? ए। तो ये भी बच्चों क्या होगी? ए। और ये साइड भी क्या होगी? ए। ये हो गया रोम्बस। इसका एक विकर्ण कम होता है, एक विकर्ण क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और इस जगह पर ये कट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो रोम्बस का पेरीमीटर दिया है बच्चों, वो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, साइड क्या है? ए। तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 20। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 4 5 जा 20 होते हैं 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? मीन्स हमें ये पता चल गया कि इस रोम्बस की हर साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्लियर? गॉट इट? इतनी बात समझ में आई कि इस समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा होगी बच्चों वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब कह रहा है इनमें से एक जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर का। सपोज ये विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का, और विकर्ण पीछे ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है कि जो रोम्बस में विकर्ण होते हैं ये मिड पॉइंट पर कट करते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे नाम लिख लो ए बी सी डी। अगर आपका ए सी जो है ये विकर्ण है, डायगोनल है, और ये कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये अगर इसका सेंटर ले लें तो हम इसका ये OC कितना होगा? OC कितना हो जाएगा बच्चों? ये OC हो जाएगा। देन OC मिड पॉइंट है तो OC कितना हो जाएगा? आधा होगा। तो 8 का आधा 1/2 इंटू 8, 8 का आधा क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये पता चल गया है इतना पार्ट कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? जो बात समझा रहे हैं समझ में आ रही है? विकर्ण AC जो है वो कितना है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। और विकर्ण जो एक दूसरे को कट करते हैं वो मिड पॉइंट पर कट करते हैं। तो अगर AC हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो OC मतलब ये आधा पार्ट कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो OC हमारा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अगला पॉइंट, ये जो विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को, ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये एंगल बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखना, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल ऐसे में क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। भाई ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल क्या है? ये कैसा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड जो है, मतलब जैसे ये इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा ना। तो ये जो आपका ट्रायंगल है DOC, ट्रायंगल DOC, ये बच्चों कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। कैसा हो गया? राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देन ये DC का स्क्वायर, देन DC का स्क्वायर इक्वल होगा OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा ना बच्चों। तो DC स्क्वायर क्या होगा? DC हमने क्यों लिया? क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड है। उस ट्रायंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड यही तो आ रही है DC। तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज आ जाती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर DC हमारा कितना है? A, और A की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं बच्चों। क्या आ रही है? 5। तो DC क्या है हमारा? DC हमारा क्या है मतलब A, और A का मतलब क्या है? 5। 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर इक्वल OD हमें नहीं पता है, तो OD ऐसे लिख दिया OD स्क्वायर प्लस OC कितना आ रहा है? 4। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। हो गया ना बच्चों? तो इससे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 इक्वल OD स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इससे OD स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों? 25 में 16 माइनस हो जाएगा 9।
तो OD स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो OD की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 3, OD की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। OD ये चीज हमको पता चल गई 3 सेंटीमीटर है, OD 3 सेंटीमीटर, जरा ध्यान दो। अब हम क्या बोल रहे हैं, OD ये चीज, ये इस जैसे ये विकर्ण दूसरा था, दूसरा वाला विकर्ण था, इस विकर्ण में OD इक्वल क्या है 3। अगर ये 3 है तो पूरा विकर्ण B क्या रहा होगा, अगर OD इक्वल 3 सेंटीमीटर है देन BD जो विकर्ण रहा होगा वो क्या रहा होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि विकर्ण मिड पॉइंट पर कट करते हैं, तो अगर आधा भाग हमें पता चल गया कि ये क्या है 3, तो 3 ये भी होगा, मतलब पूरा विकर्ण कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण हमें पता पहले से था, ये है 8 सेंटीमीटर, हमें दूसरा विकर्ण BD पता चल गया, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण पता चल गए, तो पूछा गया है एरिया ऑफ रोम्बस, देन एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया बच्चों ने पीछे फार्मूला बताया था, क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब D1 इंटू D2, जहां पर D1 एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल D2 है। क्लियर है, तो 1/2 और एक डायगोनल हमारा कितना आ रहा है बच्चों, एक डायगोनल ये दिया था AC और दूसरा डायगोनल हमारा क्या है BD है, और इनकी वैल्यू भी हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1/2। AC हमारा कितना है 8 है, और BD हमारा कितना आ चुका है 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 48/2 मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, समचतुर्भुज ऐसा समचतुर्भुज था जिसका परिमाप क्या था 20 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब हर भुजा बच्चों क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड कर दिया तो हर भुजा कितनी, भाई चारों साइड का सम क्या है 20 है, और हर साइड A है, तो 4 इंटू A इक्वल 20, तो A इक्वल 5 सेंटीमीटर आ गया। अब एक ये विकर्ण AC था, ये AC विकर्ण हमें कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये विकर्ण एक है, ये विकर्ण दूसरा है। दोनों विकर्ण मिड पॉइंट पर कट करते हैं, और दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये भी फैक्ट है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना कि दोनों समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, और दूसरा ये विकर्णों का मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये मिड पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट O है, तो अगर AC हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो OC ये आधा पार्ट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो DOC ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो DC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। और DC मतलब इस समचतुर्भुज की ये भुजा है और भुजा A है, और A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 5 है, तो DC की जगह हमने क्या रखा 5 का स्क्वायर इक्वल OD का स्क्वायर, और OC हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना है 4 सेंटीमीटर। इससे इस तरीके से सॉल्व किया तो OD की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। OD ये इस विकर्ण का आधा पार्ट हमें पता चल गया क्या है OD इक्वल 3 सेंटीमीटर, तो पूरा विकर्ण कितना रहा होगा, देन BD जो विकर्ण है BD क्या रहा होगा 2 इंटू 3, इसका डबल कर देंगे, आधा पार्ट अगर 3 है तो पूरा कितना रहा होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, तो दूसरा विकर्ण हमें पता चल गया 6 सेंटीमीटर। तो अब दोनों विकर्ण हमें पता चल गए बच्चों, पहला विकर्ण उसने दिया था 8 सेंटीमीटर था, दूसरा विकर्ण हमने पता कर लिया क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो इस समचतुर्भुज का जो एरिया होगा, समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 एक विकर्ण है आपका AC, दूसरा विकर्ण है BD, और दोनों की वैल्यू में पता है 1/2 AC है हमारा 8, BD हमारा 6, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 6 सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। एक आयत का परिमाप और एक सम बाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों समान है, मतलब जितना परिमाप आयत का है उतना ही परिमाप किसका है, समबाहु त्रिभुज का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फिर आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। और कह रहा है कि इसके साथ ही साथ आयत की एक भुजा
आयत की कोई एक भुजा आइदर लंबाई हो सकती है या चौड़ाई, कुछ भी हो सकती है। आयत की एक भुजा इस त्रिभुज की भुजा के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल इज, तो आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया कंडीशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बच्चों क्या होता है। एक काम तो ये करो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y। मतलब हमने ये लेट कर लिया कि आयत की जो लंबाई है वो x है और आयत की जो चौड़ाई है वो y है। मतलब आयत की एक भुजा x है और एक भुजा क्या है, y है। क्लियर। तो इसका परिमाप क्या बनेगा, देन इट्स पेरीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर, इसका परिमाप क्या बनेगा। तो इसका परिमाप बच्चों क्या बनेगा, इसका परिमाप होगा 2x प्लस वाई होगा ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही तो होता है, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वही कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। जितना परिमाप आयत का है उतना ही परिमाप किसका है, समबाहु त्रिभुज का है। तो चलिए देखिए, अब एक चीज और बता रहा था कि जो साइड है रेक्टेंगल की, कोई भी एक साइड ट्रायंगल के बराबर है, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम जैसे रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है, y है। तो अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई y है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो x या y, कुछ भी। साइड ऑफ ट्रायंगल हमने लेट कर लिया y। भाई y आयत की एक भुजा है और कह रहा है आयत की एक भुजा के बराबर त्रिभुज की एक भुजा है। तो साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, y। और ट्रायंगल की अगर साइड क्या है, y है, त्रिभुज की भुजा y है और त्रिभुज भी कैसा है, समबाहु। मतलब सभी भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। मतलब हर साइड y और y होगी कि नहीं, इसलिए इसका पेरीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 3y। भाई ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और हर साइड y और y है, तो ऐड करेंगे तो y प्लस y क्या हो गया, 3y। मतलब इस त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा, 3y। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आयत का जो परिमाप है मतलब 2x प्लस वाई, और त्रिभुज का जो परिमाप है 3y, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देन ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 3y। मीन्स 2x प्लस 2y इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 3y। इसको उधर कर देंगे तो 3y में 2y माइनस हो जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा, y। तो 2x इक्वल क्या हो गया, y। हमें एक चीज पता चल गई, 2x इक्वल क्या है, y है। तो अब क्या पूछा गया था, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल के एरिया में अनुपात क्या होगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या करना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और समबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा है, समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। तो चले साइड स्क्वायर हो गया। अब यहां पर वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, लंबाई क्या है इसकी x, चौड़ाई क्या है y। तो x इंटू वाई हो गया, xy हो गया, अपॉन √3/4 साइड स्क्वायर। और इसकी साइड क्या है, ट्रायंगल की साइड क्या है, y स्क्वायर हो गया। हुआ ना बच्चों। अब बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ देखो इस y से एक ये y स्क्वायर वाला कट गया। भाई y स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये, तो ये आ जाएगा x अपॉन √3/4
इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या लिखी है 2x, वाई की वैल्यू क्या लिखी बच्चों 2x। अब ये x से x भी कैंसिल हो गया। अब ये अपॉन का 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 ऊपर आ जाएगा 4/2√3 आ जाएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, तो फाइनली क्या आ गया 2√3। मीन्स आयत के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा बच्चों वो क्या आएगा 2√3, 2:√3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से जल्दी से बता दे रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है x है, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो क्या है y, लंबाई है x, चौड़ाई है y। तो इसका परिमाप क्या बनेगा बच्चों 2x + y बनेगा। फिर जैसे कि उसने बोला है कि आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो आयत की एक भुजा हम कुछ भी ले सकते हैं, लंबाई या चौड़ाई मतलब x या y में से कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने y ले लिया है, x ले लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, आप कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है y, मतलब जो इसकी आयत की कोई एक भुजा थी वही ट्रायंगल की भुजा के बराबर, तो हमने मान लिया साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है y है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा y है तो हर भुजा y होगी, तो तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा 3y। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया बच्चों 3y। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि आयत का जो परिमाप है वही परिमाप किसका है, त्रिभुज का है। तो आयत का परिमाप क्या है 2x + y और त्रिभुज का परिमाप क्या आ रहा है 3y, दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो 2x + 2y = 3y, ये 2y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x = क्या आ गया y। अब हमसे जो पूछा गया था, हमसे पूछा क्या गया था कि अनुपात बताना है आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखो, आयत की लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो x y हो गया अपॉन √3/4 और इसकी साइड क्या है, त्रिभुज की साइड y थी तो y², y से y बच्चों कट गया, x/y ये आ गया √3/4। और जहाँ पर ये y लिखा है y = क्या है 2x है, y की जगह हमने क्या लिख दिया है 2x, तो √3/4 × 2x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/2√3 आ जाएगा। अब 2 से 4 को काट दिया तो 2/√3 मतलब 2:√3। मतलब आयत का परिमाप और त्रिभुज के परिमाप का जो रिक्वायर्ड अनुपात है, अभीष्ट अनुपात है, वो बच्चों क्या होगा 2√3। तो इस तरीके से देखा आपने कितना खूबसूरत तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, बच्चों जो पढ़ा रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसलिए सेशन को बहुत बहुत केयरफुली और एक एक चीज़ का, पूरे सत्र का लाभ उठाइए, पूरे सेशन का लाभ उठाइए। बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं, बहुत सीरियसनेस होकर अब बात यहाँ पर चल रही है कि बिना किसी रुकावट के हम लोग सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमेशा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एनी हाउ योर सिलेक्शन, और आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आपके पास हमेशा वो चीज़ें पहुँचें जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। अ पैरेललोग्राम हैज साइड्स 60 मीटर एंड 40 मीटर। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी साइड्स क्या है 60 मीटर और 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, और इसका एक विकर्ण दिया है जो कि 80 मीटर लंबा है। देन इट्स एरिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या है। पैरेललोग्राम कैसे होता है पहले तो ये समझ लो, हालांकि हम बता चुके हैं पीछे क्या होता है। पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है बच्चों, ये है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, ठीक है ना। एक साइड ये, एक साइड ये बड़ी ये छोटी साइड, ठीक है ना। बट इनके बीच में जैसे रेक्टेंगल में एंगल जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है, बट ये फैक्ट है
कि ये और ये पैरेलल होती हैं, ये और ये पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी एक साइड बच्चों कितना दिया है, एक साइड इसकी दिया है 60 और एक साइड दिया है ये आपकी 40, क्लियर है। और इसका एक डायगोनल विकर्ण, एक ये जो विकर्ण इस तरीके से ये दिया है, ये बच्चों कितना दिया है 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर, है ना बच्चों। अगर ये साइड 60 है तो इनफैक्ट ये भी 60 होगी ना। चलिए अब जरा ध्यान दो, ये पैरेललोग्राम था, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज था, ये अपोजिट कॉर्नर्स को आपने मिला दिया और ये इस तरीके से विकर्ण बन गया। जरा विकर्ण को ध्यान में रखकर बात करें तो विकर्ण एक ऐसी चीज है जो विकर्ण दो पार्ट में इस पैरेललोग्राम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और दोनों पार्ट के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों पार्ट के एरिया बराबर होंगे तो क्यों ना हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स पता हैं। ये साइड है 40 और ये साइड है 60 और ये साइड है 80। तो ये अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो नाम लिख लेते हैं पहले, ए बी सी और डी। तो ट्रायंगल बी सी डी की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में क्या है, एक साइड है ए इक्वल है बच्चों कितना 40, बी इक्वल कितना है 60 और एक साइड सी इक्वल कितना है 80। तीनों साइड्स पता है ना। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, अनइक्वल साइड्स हैं, मींस स्केलिन ट्रायंगल बन रहा है। और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से सबसे पहले हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 40 प्लस 60 प्लस 80 बाई 2 कितना हो गया, 40 60 100 100 और 80 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 मीन्स 90। तो हमें s की वैल्यू पता चल गई, इसलिए एरिया, देन एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस की वैल्यू क्या आ रही 90 इंटू एस माइनस ए, मतलब 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है 40, 90 माइनस 40 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 50 इंटू एस माइनस बी, मतलब 90 माइनस 60 करेंगे कितना आ जाएगा 30 इंटू एस माइनस सी मीन्स 90 माइनस 80 करेंगे कितना आ जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका बच्चों 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 और एक ये 10 ऑलरेडी लिखा है। 90 को हमने क्या लिखा 9 इंटू 10, 50 को क्या लिखा 5 इंटू 10, 30 को क्या लिखा 3 इंटू 10 और 10 ये ऐसे लिखा है। अब देखिए 10 से एक ये 10 का पेयर बन रहा है, एक ये 10 से 10 का पेयर बन रहा है ना। तो बच्चों एक काम करते हैं कि जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक तो बाहर आ जाएगा, 10 से 10 का पेयर बन रहा है तो एक 10 ये बाहर आ गया, इधर से एक 10 ये बाहर आ जाएगा और बचा आपका अंडर रूट 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब 9 भी चला गया, अब केवल बचा 3, अंडर रूट के अंदर केवल 3 बचा तो अंडर रूट 3 हो गया ना। तो कितना हो गया 10 10 जा 100 3 जा 300 रूट 3, 300 रूट 3 मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों कितना आ गया 300 रूट 3 मीटर स्क्वायर आ रहा है ना। और अगर इस ट्रायंगल का एरिया 300 रूट 3 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो अगर इसका जस्ट डबल कर दें तो वही तो इस समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। क्योंकि समांतर चतुर्भुज को हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया था और दोनों ट्रायंगल्स के एरिया बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। क्यों सेम होंगे आप समझ पा रहे होंगे कि ये साइड जितनी है उतनी ये साइड है, जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है। तो अगर उस ट्रायंगल की हम ऊपर वाले की बात करें तो उसमें भी तो वही डेटा आ जाएगा जो सब कुछ इसमें है और बीच में ये डायगोनल तो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों के एरिया एक्जैक्टली सेम होंगे। इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा वो क्या होगा,
पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, ये जो ट्रायंगल का एरिया इसका जस्ट 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया निकाला है। और ये कितना आ रहा है बच्चों, 2 × 300√3 आ रहे हैं, तो फाइनली क्या हो गया 600√3 मीटर स्क्वायर। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा 600√3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ गए। कितना चालाकी से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी बच्चों समांतर चतुर्भुज से, और समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल पूछा गया था, बट हमने इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, और ट्रायंगल के फॉर्म में ब्रेक करके इस तरीके से सॉल्व करके हमने ट्रायंगल के एरिया से हमने इस समांतर चतुर्भुज के एरिया को फाइंड कर लिया। क्लियर है, कैसे किया गया था फिर से समझ लो। ये दिया था एक साइड 60 है, दूसरी साइड 40 है, और ये डायगोनल इसका विकर्ण दिया था 80, ठीक है ना। अब अगर ये साइड 60 तो बच्चों ये भी तो साइड 60 होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जितनी ये साइड होती है उतनी ये होती है, जितनी ये होती है उतनी ये होती है। तो इस तरीके से हमने एक ये ट्रायंगल देख लिया कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 40 है, ये 60 और ये 80 है। तो ट्रायंगल BCD में A इक्वल क्या है 40, B इक्वल क्या है 60 और C तीसरी साइड क्या है 80। तीनों साइड्स पता है और तीनों साइड्स आप देख रहे हैं डिफरेंट है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, विषमबाहु त्रिभुज, मतलब स्केलिन ट्रायंगल होगा। और स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है S की। तो पहले हमने S निकाल लिया। S क्या होता है A + B + C/2 मीन्स 40 + 60 + 80/2 कर दिया, तो कितना आ गया 90। S की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है 90। अब फार्मूला लगा दिया एरिया का, √S, S - A, S - B, S - C, सभी की वैल्यू रखी, S की वैल्यू रखी, S - A सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया बच्चों 300√3 मीटर स्क्वायर। और अगर इस ट्रायंगल का एरिया इतना आ रहा है तो इतना, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे अगर पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालना है तो इस ट्रायंगल के एरिया का जस्ट क्या कर देंगे डबल। तो वही किया गया है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा जस्ट डबल, मतलब 2 गुना होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। जो एरिया हमने निकाला है त्रिभुज BCD का जो एरिया निकाला उसका 2 गुना होगा। तो 2 × 300√3 कर दिया, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया 600√3 मीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। तो बहुत बार मेंसुरेशन में आपको डायरेक्टली चीजें नहीं दी गई होंगी, हमें इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, और आप बहुत अच्छे से भली भांति इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 24 सेंटीमीटर, इज इंस्क्राइब्ड अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड, इसके भीतर एक सर्किल बनाया गया है, टचिंग इट्स साइड, जो इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, जो इसकी भुजाओं को तीनों साइड्स को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में बाकी बचा हुआ एरिया कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या है बच्चों। ये समबाहु त्रिभुज इस तरीके से है जिसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल है। ये साइड्स, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी हर साइड क्या है 24 सेंटीमीटर, ये 24 है, तो ये भी क्या है 24 है, तो ये भी बच्चों क्या है 24 है। अब इसके अंदर एक सर्किल बनाया, सर्किल इस तरीके से ऐसे बनेगा जो तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा। समझ में आया बच्चों, ये एक सर्किल बना जो इसको और इसको तीनों साइड्स को देखो टच कर रहा है कि नहीं। तो सिचुएशन समझ में आई कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या थी, एक ट्रायंगल है और वो भी कैसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड क्या है 24, तो ये 24, तो ये भी 24, तो ये भी 24, तीनों साइड्स 24 हैं। अब इसके अंदर एक हमने एक सर्किल बनाया हुआ है, और सर्किल इस तरीके से बना है जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तीनों भुजाओं को देखो स्पर्श कर रहा है कि नहीं स्पर्श कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो वो उसने जो क्वेश्चन पूछा है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, तो इस त्रिभुज का जो बाकी बचा एरिया है। देखो ये ट्रायंगल था, इतने में बन गया ट्रायंगल, तो बाकी बचा एरिया क्या हुआ, ये और ये, इधर का ये एरिया, इधर का ये एरिया, ये कितना होगा। तो इसके लिए हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि
इस जो सर्किल बन रहा है इसका एरिया क्या है। तो अगर हम टोटल जो एरिया बन रहा है इस ट्रायंगल का, उस एरिया में अगर हम इस सर्किल का एरिया हटा देंगे तो बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, सबसे मुख्य बात यहाँ पर क्या है निकल के आ रही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इस सर्किल का एरिया क्या होगा। और इस सर्किल के एरिया के लिए, सर्किल का एरिया तब आता है जब हमें सर्किल की रेडियस पता होगी। तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए बच्चों, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी। जब समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी सर्किल इस प्रकार से बनाया जाता है जो उसकी भुजाओं को टच कर रहा होता है, तो ऐसे में इस सर्किल की रेडियस क्या होती है, इन रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है बच्चों, कोई बताएगा इन रेडियस क्या होती है। इन रेडियस क्या होती है, ये होता है a/2√3, a/2√3। ध्यान दो, हम फिर से अपनी बात को दोहरा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल बनाया गया है जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बन रहा है, तो ऐसे में इस सर्किल की जो रेडियस होगी, जिसको हम इन रेडियस बोलते हैं, अंतः त्रिज्या बोलते हैं, ये क्या होगा, a/2√3। ये क्या होगा बच्चों, a/2√3। और यहां पर देखिए a का मतलब क्या है, साइड से है। इस ट्रायंगल की साइड क्या है, 24 है। तो चलिए इन रेडियस हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2√3, मतलब ये हो जाएगा r इक्वल a की वैल्यू रखेंगे बच्चों 24/2√3, 2√3। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ गया, 12/√3 आ गया, 12/√3। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 4 अपॉन क्या हो गया, √3 आ गया। और 3 को फिर से ब्रेक कर देंगे, √3 × √3 और इंटू 4 अपॉन क्या हो गया, √3। तो बच्चों एक √3 से एक √3 कैंसिल, कितना आ गया, 4√3। मीन्स हमें यह पता चल गया कि ये जो इसके अंदर सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस क्या है, 4√3। सर्किल की रेडियस जब पता चल गई, देन एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, देन एरिया ऑफ सर्किल ये क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल ये होता है πr², होता है ना बच्चों। तो पाई मीन्स क्या हो गया, 22/7 × r²। रेडियस क्या आ रही है, रेडियस क्या आ रही है बच्चों, 4√3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 × 4 का स्क्वायर 16 × √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 22 × 3 = 66 × 16 अपॉन कितना हो जाएगा, 7। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 16 × 6 = 96, मतलब 6 9 16 6 = 96 एंड 9 105 अपॉन 7 आ जाएगा, है ना। ये आ गया बच्चों किसका एरिया आ गया, सर्किल का एरिया आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्किल का एरिया आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल के एरिया के। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल बच्चों कैसा है, कैसा है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना, √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स √3/4 इंटू साइड कितनी है, 24, 24 × 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से डिवाइड किया 6, 24 6 = 144√3। बच्चों 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका एरिया आ रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया आ रहा है। और उसमें से ये 1056/7 ये किसका एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है सर्किल का। तो अगर इस ट्रायंगल के एरिया में हम इस सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो हमें रिमेनिंग एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देन रिमेनिंग एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, 144√3 ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, माइनस इसमें सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1056/7। इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो ये √3 की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 144
इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 35 होगा, 7 5 जा 35, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 7 9 जा 63, अप्रॉक्स 150.9 आ जाएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 144, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मीन्स 2, 4 7 जा 28 एंड 1 29, 2 4 1 जा 4 एंड 2 6 इंटू 8 2 9 6 इंटू 2 3 7 एंड 1, कितना आ गया 8 2 8 10, 9 1 10, 10 4 14 मीन्स 4, 7 7 9 16, 3 19, 7 7 14, 1 1 1 2 और 3 पॉइंट पर डेसिमल 1 2 3 पॉइंट पर डेसिमल, कितना आ गया 249.4। अप्रॉक्स अगर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 249.4 माइनस 150.9, इसमें से सॉल्व माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, देखिए 14 में से 9 कितना आ जाएगा, 14 में से 9 5, अब यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 14 में से 5 तो ये 9 और यहाँ पर कितना बच जाएगा, कुछ नहीं, तो ये 1 प्लेस पे डेसिमल, तो 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बाकी एरिया बचेगा वो बच्चों कितना बचेगा, 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज के अंदर हमने एक ऐसा सर्किल बनाया जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा था। तो ऐसे में इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, इस सर्किल की जो रेडियस होगी, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। और ये क्या होता है, a/2√3, जहाँ पर a क्या है, इस ट्रायंगल की साइड है। तो r हम निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस क्या होगी, r = 24/2√3। सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करके इसकी रेडियस क्या आ गई, 4√3। और रेडियस जब पता चल गई तो इस सर्किल का एरिया हम पता कर सकते हैं। किसी भी सर्किल का एरिया कैसे निकालते हो, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। तो πr² मतलब 22/7, पाई की वैल्यू रख दी, r² मतलब इसका स्क्वायर कर दिया और धीरे धीरे करके इसको सॉल्व किया बच्चों। तो फाइनली क्या आ गया था, इसका एरिया आ गया था सर्किल का 1056/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमें सर्किल का एरिया पता चल गया था। फिर हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड इसकी 24 थी, 24 इंटू 24 सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया, 144 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस ट्रायंगल के एरिया में अगर हम इस सर्किल का एरिया हटा दें तो जो बाकी एरिया बचा वो निकल आएगा कि नहीं, वही काम किया गया। तो बाकी का एरिया मतलब जो रिमेनिंग एरिया पूछा गया था उसके लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल के एरिया में हमने सर्किल के एरिया को क्या किया है, माइनस किया है। ट्रायंगल का एरिया भी हमें पता चल गया है, सर्किल का एरिया भी हमें पता चल गया है। तो ट्रायंगल के एरिया में मतलब 144√3 ये ट्रायंगल का एरिया था, इसमें से सर्किल का एरिया क्या आ रहा था, 1056/7, ये माइनस कर दिया। फिर आगे चल के हमने क्या किया है, √3 की वैल्यू रख दी है। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो 144 इंटू 1.732 कर दिया, माइनस 150.9। इसको सॉल्व किया तो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 150.9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो और इसको जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर साइड में हमने कर लिया है, तो ये कितना आ रहा था, 249.4 आ रहा था। तो 249.4 में 150.9 माइनस किया तो रिक्वायर्ड जो आंसर आया, रिमेनिंग एरिया जो आया, जो बाकी का क्षेत्रफल आया वो 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से ये था बच्चों क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और उम्मीद करते हैं कि जितने अच्छे से यहाँ से डिस्कशन हो रहा है उतने अच्छे से आप समझ भी पा रहे होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।